हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे केवीएस टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम के ऊपर। जब से केवीएस का फॉर्म निकला हुआ है और उसकी तैयारी करने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके दिमाग में अनेक सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब समय समय पर मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही कोशिश है कि जब तक फॉर्म आपका भरा जाए, जब तक डेट है, तब तक आपको केवीएस के पाठ्यक्रम, केवीएस के एग्जाम पैटर्न और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको आपको बताया जाए। और इसी बीच आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हों उनको भी आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो उसी कड़ी में हम बात करेंगे कि टीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है केंद्रीय विद्यालय का। क्योंकि कई विद्यार्थी जब से इस विज्ञापन को देखे हैं तो उनको लग रहा है कि हम उन किताबों, वन लाइनर किताबों को खरीदे थे जिनको कि कई महीनों से अध्ययन कर रहे थे, वो बुक्स क्या इस एग्जाम के लिए अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी? क्या हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि नहीं पूछा जाएगा? तो उसको लेकर हम पाठ्यक्रम के आधार पर ही क्लियर कर सकते हैं कि इस परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऊपर बताया गया है विषय के तौर पर कि विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त एवं कक्षा 6वीं और 10वीं की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातक स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी और जो सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम लगे हुए हैं 6वीं से लेकर 10वीं तक की पुस्तक, खासतौर से हिंदी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ में ही ये भी बताया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और फॉर्म को अप्लाई किया है तो बीए लेवल में जो भी आपने अध्ययन किया है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई पाठ्यक्रम बनाता है तो अपने बचाव का वो बहुत सारा ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया है कि स्नातक स्तर की भी गहन समझ का आकलन किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को देखते हुए मुझे छत्तीसगढ़ का वो पाठ्यक्रम याद आ रहा है सीजीपीएससी के थ्रू, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी। उसमें बस एक वाक्य लिखा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास का सामान्य अध्ययन होना चाहिए, उसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। बाकी अगर आप उसको हल्के में लेते हैं तो समझ जाइए कि आप खतरे की तरफ जा रहे हैं। सामान्य जानकारी का मतलब है कि आपको उन तमाम जानकारियों को ध्यान में रखना है जो कि आप अलग की प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपको अपने दिमाग में रखना है। बाकी यहाँ पर कक्षा 6वीं और 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो भी पुस्तकें सीबीएसई के पाठ्यक्रम में लगी हैं या फिर एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उनको आप अपने पास खरीद के रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेबस बनाया गया है और इसको कई खंडों में बांटा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर खंड क दिया है। खंड क के अंतर्गत हिंदी भाषा और व्याकरण, ये मात्र एक ऐसा टॉपिक है हिंदी भाषा और व्याकरण जिसमें हिंदी भाषा और व्याकरण की जो तमाम चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए वो इसमें समाहित है। ठीक है, तो आपको विस्तृत रूप से ही अध्ययन करना है हिंदी भाषा और व्याकरण का। इसको लेकर हमने वीडियोज भी बनाया था कि हिंदी भाषा और व्याकरण की कौन पुस्तक अच्छी है, आपके पास होनी चाहिए। वैसे तमाम पुस्तकें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी पुस्तक जिसका कि आप उपयोग गलत प्रश्नों के संदर्भ में प्रामाणिक तथ्य के रूप में प्रयोग कर सकें, उन पुस्तकों को भी आपके पास आपके आपको रखना चाहिए। तो देखिए, हिंदी भाषा और व्याकरण। दूसरा दिया है वर्ण व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आपको वर्ण, मात्रा और अक्षर को पढ़ना है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में बड़ी क्लियरिटी है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, अक्षर क्या है। तीसरा ऑप्शन पॉइंट दिया गया है वर्तनी तथा वर्तनी व्यवस्था, जिसमें वर्ण स्तर, शब्द स्तर, वाक्य स्तर, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां, ये प्राय आप यूपी टीजीटी पीजीटी जैसे प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी करेंगे उसमें भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और इसमें भी पूछे जाएंगे। चौथा पॉइंट दिया गया है संधि भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, हिंदी की अपनी संधियां। तो ये प्राय सभी
प्रवक्ता परीक्षाओं में संधि से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आपको ज्यादा इसके पाठ्यक्रम को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप जब पूरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी 50% तैयारी कंप्लीट है और 50% आपको करना है। अगला पॉइंट है शब्द भंडार और शब्द निर्माण, जिसमें शब्दों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत खुद इस पाठ्यक्रम में बता दिया गया कि शब्दों का वर्गीकरण पहला स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, जिसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, जिसको कि विदेशज भी कहा जाता है, और संकर शब्द, इनको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ जैसे शब्दों के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी को पढ़ना है। तीसरा दिया गया है अर्थ के आधार पर, जिसके अंतर्गत पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति भिन्नार्थक शब्द और शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द इत्यादि को आपको पढ़ना है। तो जो पांचवा बिंदु आप देख रहे हैं कि उसमें एक से अधिक चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और ये ऐसी चीजें हैं आपके लिए नई नहीं है, ऑलरेडी आप इनसे परिचित होंगे। बस आपको टीजीटी के पाठ्यक्रम से परिचित होना है, जिससे कि आप अपने दिमाग में एक खाका तैयार कर लें कि हमको परीक्षा में ये चीजें पढ़नी है। कई बार लोग पाठ्यक्रम ही नहीं देखते हैं, और कुछ बच्चे तो कमेंट्स कर लिखे कि आप सीधे इसके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना शुरू कीजिए। ये सारी चीजें तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन एक शिक्षक जो होता है वो अपने अच्छे विद्यार्थियों के साथ भी रहता है, और जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनको भी ध्यान में रखता है। तो वो एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण ध्यान में रखकर चलता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको छोटी छोटी चीजों को बताई जाए, क्योंकि बड़ी चीजें तो सारे लोग बता देंगे, लेकिन छोटी चीजें बताना बहुत जरूरी है। और किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम, उसका रोड मैप होता है, वो एक आपको दिशा देता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। छठा पॉइंट आप देख रहे हैं, लिखा है पद व्यवस्था, जिसमें आपको शब्द और पद पढ़ना है। पद के नाम, जो पद के भेद हैं उसमें है संज्ञा, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम एवं सर्वनाम भेद, विशेषण एवं विशेषण भेद, प्रविशेषण, क्रिया एवं क्रिया भेद, वाच्य, अव्यय एवं अव्यय भेद। आप देखेंगे जितने भी हमने अभी तक पाठ्यक्रम के बिंदुओं पर चर्चा की है, इस चैनल पर भी आपको पुराने वीडियोज लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए भी मैं नजर आ सकता हूं, और पीडीएफ के थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा समय निकालकर खोज कर पढ़ना है और नोट्स बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना है। पॉइंट 7वां यहाँ पर है पद परिचय, जिसके अंतर्गत है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इत्यादि पर आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। हिंदी व्याकरण नामक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं, या फिर यूजीसी नेट के प्लेलिस्ट में भी इसको रखा गया, क्योंकि उसके सिलेबस में भी है। और ये मैं मानकर चलता हूँ कि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, वो यूजीसी नेट की भी तैयारी करते हैं, वो पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की, यूपी पीजीटी की, टीजीटी की भी वही स्थिति है। तो एक विद्यार्थी एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से उन वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, आपको फायदा मिलेगा। 8वां पॉइंट है वाक्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत वाक्य के अंग, जिसमें उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ना है, वाक्य रचना, वाक्य के अनिवार्य तथा ऐच्छिक घटक, पदबंध और उपवाक्य क्या है उनको पढ़ना है। ठीक है, वाक्य के प्रकार में पढ़ना है रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य रचना की अशुद्धियां, वाक्य रूपांतरण। ये आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम में भी मिलेगा, और केवीएस के भी पाठ्यक्रम में मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हैं, बस फर्क ये है कि ये नए विज्ञापन में नए पाठ्यक्रम को रखा गया है। 10वां पॉइंट आप देख रहे हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियां। 11वां है अलंकार, उसमें आपको पढ़ना है अनुप्रास, पुनरुक्ति, एयमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो अलंकारों में खासतौर से शब्दालंकार क्या है या फिर अर्थालंकार क्या है, इस पर हमने विस्तार से बातचीत किया है। बहुत सारे पुराने बच्चे उन वीडियोज को देखे होंगे। हाँ, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से नए नए प्रश्नों से
परिचय कराया जाए, ताकि जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आप डिलीवर कर सकें, आउटपुट उसका आपको अच्छा मिल पाए। तो खंड क में आपने देखा कि कुल 11 पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है, और 11 पॉइंट से आप अच्छे से परिचित हो गए होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि ये सारी चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस हमें रिवीजन करना है। आपको बस रिवीजन करना है और बहुत कुछ इसमें मेहनत नहीं करना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे जुड़ी हुई किताबें कौन सी हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, एक तो वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब, ठीक है, इसकी इनकी किताब को जरूर आप खरीद लीजिए। और दूसरी किताब बताया था हरदेव बहारी। इन दोनों किताबों में से आप हिंदी व्याकरण की किताब जरूर खरीदिए और उसको मन लगाकर पढ़िए। और बाकी तमाम मार्केट में किताबें दावा अपना पेश करती हुई नजर आती हैं, लेकिन इन दोनों किताबों को मैं काफी विश्वसनीय मानता हूं, इसलिए आपको मैं बता भी रहा हूं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। खंड ख के बारे में बात करें तो खंड ख थोड़ा सा अंतर लिए हुए है। इसमें अवबोधन तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया है पाठ बोधन, जिसके अंतर्गत अपठित पद्य एवं गद्य को आपको पढ़ना है। आमतौर पर अगर आप सी टेट इत्यादि की तैयारी किए होंगे तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिले होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने यूपी जीआईसी का मेंस लिखा होगा तो वहां पर भी इस टाइप से आपको प्रश्न मिले होंगे, अपठित पद्य एवं गद्य को ध्यान में रखते हुए पाठ बोधन से रिलेटेड। और यूजीसी नेट में भी कुछ पैराग्राफ से आधारित सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए पुराना है। लिखित रचना, जिसके अंतर्गत पत्र लेखन में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, समस्या संबंधी प्रकाशनार्थ पत्र। तो आप देख रहे हैं कि पत्रों की भी कई श्रेणियां हैं, कई प्रकार है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है तो कैसे होगा, अगर आपको कोई फॉर्म भरना है तो उसके लिए क्या होगा, किसी को बधाई देना है, शुभकामना देना है, निमंत्रण देना है, जैसे कि अगर पूर्वांचल के भाषा शैली में बोलें तो न्योता देना है किसी को, या फिर संवेदना पत्र देना है जिसको कि शोक पत्र भी कहा जा सकता है, शिकायत एप्लीकेशन देना है तो वो है। ठीक है, तो तमाम तरीके के पत्र हैं। इन पत्रों को भी आप इन किताब में देख सकते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब में भी मिल जाएगा और हरदेव बहारी के बुक में भी ये सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आपके पास प्रयोजन मूलक हिंदी की कोई पुस्तक होगी तो उसमें पूरा आपको पत्र लेखन से संबंधित किताबें मिल जाएंगी। मैं भी इस पर आप सभी के लिए कुछ कुछ मैटर उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा यहाँ पर दिया है अनुच्छेद लेखन, स्ववृत्त लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति, रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत एक तरीके से अनुच्छेद, कोई अगर पैराग्राफ है लंबा सा तो आप उसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको स्ववृत्त अपना कुछ संस्मरण इत्यादि लिखना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं। संवाद, कोई कहानी या छोटा सा कोई संवाद लेखन लिखना है, ठीक है, डायलॉग इत्यादि लिखना है तो उसको कैसे लिखना होता है। विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, जैसे कि डर के आगे जीत है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा बस वाक्य है लेकिन बहुत कुछ कह रहा है। तो विज्ञापन में कैसे जो भी उपभोक्ता है उनको आकर्षित करने के लिए शब्दों वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। सूचना लेखन क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। अभी सिलेबस में देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट लगे हुए हैं और उन पर आधारित जो पुस्तकें हैं ये आपके लिए नया हो सकता है, अगर जो विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड से नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए तो मान लीजिए ये दिक्कत है। यूपी बोर्ड से हो गया या फिर अदर स्टेट के बोर्ड से होगा तो हो सकता है कि इन सारी किताबों को उनको दोबारा से खरीदना पड़े। तो अगर इस परीक्षा में उतर रहे हैं आप तो आपको निश्चित तौर पर खरीदना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बताया गया कि पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1, वसंत भाग 2 और वसंत भाग 3, तीनों पुस्तकें आपको हर हालत में खरीदनी है। इन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वसंत को आपको ध्यान में रखना है कि वसंत भाग 1, वसंत भाग 2 और वसंत भाग 3। तो हम सबसे पहले वसंत भाग 1 के विषय वस्तु पर बातचीत करते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। वसंत भाग 1 में आप देख रहे हैं कि कुल 17 अध्याय लगे हुए हैं, जिसमें पहला है वह चिड़िया जो, बचपन, नादान दोस्त, चांद से थोड़ी सी गप्पे, अक्षरों का महत्व, पार नजर के, साथी हाथ बढ़ाना, ऐसे ऐसे, टिकट एल्बम, झांसी की रानी, जो देखकर भी नहीं देखते,
संसार पुस्तक है, मैं सबसे छोटी हूँ, लोकगीत, नौकर, वन के मार्ग में, सांस में बांस, सांस सांस में बांस। तो आपने देखा कि वसंत भाग 1 के अंतर्गत कुल 17 टॉपिक दिए गए हैं। उसमें से कुछ टॉपिक हो सकते हैं कि आप पढ़े होंगे, जिसमें कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है झांसी की रानी, जो कि ऑलरेडी किसी भी बोर्ड का विद्यार्थी हो इनसे परिचित रहता है। बाकी हो सकता है कि आपके लिए नई चीजें। अब बात करते हैं हम कि वसंत भाग 2 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और आप देखेंगे कि क्या कुछ आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कुल 20 टॉपिक दिए गए। 20 टॉपिक क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियां, कठपुतली, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, पापा खो गए, शाम एक किसान, चिड़िया की बच्ची, अपूर्व अनुभव, रहीम के दोहे। रहीम के दोहे आप अलग बोर्ड में भी पढ़े होंगे। कंचा, एक तिनका, खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, भोर और बरखा, वीर कुंवर सिंह, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। देखिए यहाँ पर मात्रात्मक अशुद्धियां हैं, तो बड़ा ही ध्यान से आपको भी देखना है। आश्रम का अनुमानित व्यय, विप्लव गायन। ठीक, तो ये हो गया आपका वसंत भाग 2 के अंतर्गत। वसंत भाग 3 में आप देख रहे हैं कि इसमें 19 टॉपिक लगा हुआ है, जिसमें कि ध्वनि, लाख की चूड़ियां, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, भगवान के डाकिए, क्या निराश हुआ जाए, यह सबसे कठिन समय नहीं, कबीर की साखियां, कामचोर, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, सुदामा चरित, जहां पहिया है, अकबरी लोटा, सूर के पद, पानी की कहानी, बाज और सांप, टोपी। तो ये जितने भी आपने यहाँ पर टॉपिक्स को देखा, उसमें से सूर के पद को आपने पढ़ा ही होगा। कबीर की साखियां जो हैं, कबीर की साखियां भी प्राय हर बोर्ड में लगी रहती हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ पुरानी चीजें आप देख रहे हैं और ज्यादातर नई चीजें हैं। तो वसंत भाग 1, 2, 3 तीनों किताबों को आप ध्यान में रख लिए होंगे कि आपको खरीदना है। और अगर आप बनारस में रहते हो या उसके आसपास, तो वहां पर लक्सा के रोड पर जाएंगे तो वहां पर एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाएंगी, जो जहाँ पर वहाँ CHS इत्यादि बने हुए हैं, तो उसके आसपास में जो दुकानें वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप दिल्ली में, जहाँ भी एनसीईआरटी की किताबें हर जगह उपलब्ध है। पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि बाल राम कथा, जिसके अंतर्गत बाल राम कथा के अंतर्गत आपको पढ़ना है अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुर, दो वरदान, राम का वन गमन, चित्रकूट में भरत, दंडक वन में 10 वर्ष, सोने का हिरण, सीता की खोज, राम और सुग्रीव, लंका में हनुमान, लंका विजय, राम का राज्याभिषेक। तो आप देख रहे हैं कि बचपन में ये सारी कहानियों को आप किसी न किसी के माध्यम से जरूर सुना होगा। अगर आप अपने दादी दादा नाना नानी के पास थोड़ा सा वक्त बिताए होंगे तो कहानियों को सुने होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको अब परीक्षा के लिए इनको पढ़ना है, तो ऐसी ये पुस्तकें हैं कि जिनको आप चाहें तो एक एक दिन में बैठकर भी आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और न जाने क्यों कुछ महीने पहले मैंने खुद 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबों को खरीदा हिंदी का। हालांकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एनसीईआरटी की किताबों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें और पाठ्यक्रम ज्यादातर डॉक्टर नामवर सिंह ने तैयार किया था। तो ऐसी मेरी रुचि हुई कि मैं इन किताबों को खरीद कर पढूं, और संयोग से देखिए आप सभी के पाठ्यक्रम में भी इसको लगा दिया गया। दूसरी पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में है बाल महाभारत। पहला में देखिए आप राम कथा है, दूसरा में महाभारत कथा है, तो ध्यान में रखना है। तीसरी पूरक पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसमें आपको अहमदनगर का किला, तलाश, सिंधु घाटी सभ्यता, युगों का दौर, नई समस्याएं, अंतिम दौर 1, दौर 2, तनाव, 2 पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी। ठीक है, तो ये भारत की खोज नामक पुस्तक को भी आपको पढ़ना है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और वसंत के अलावा एक और आपको पाठ्य पुस्तक पढ़ना है, जिसका नाम है क्षितिज। क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 1 में आपको कुछ कहानियां पढ़ना है, जिसमें कि 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति। अच्छा, कहानियां ही नहीं है बल्कि अलग अलग विधाओं का समुच्चय।
सांवले सपनों की याद, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना, देख रहे हैं यहाँ पर गलत दे दिया है अलग से, एक कुत्ता और एक मैना, साखियां एवं शबद, वाक, सवैये, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, चंद्रगाना से लौटती बेर, आए, यमराज की दिशा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सॉरी बहुत सारी ऐसी रचनाओं को आप पढ़े होंगे, पहले से भी पढ़े होंगे। इसमें बहुत कुछ नया, कुछ नया है और कुछ इसमें चलिए यहाँ पर देखिए, पाठ्य पुस्तक दूसरा है क्षितिज भाग 2, जिसके अंतर्गत आपको पद पढ़ने हैं। पद में ऊधो तुम हो अति बड़भागी, मन की मन ही माज रही, हमारे हरिहारल की लकड़ी, हरि है राजनीति पढ़िया है। कई बार तो ये यूपी टीजीटी पीजीटी इत्यादि की परीक्षाओं में पंक्तियां उठाकर सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर की जितनी भी पंक्तियां हैं उनसे आप परिचित हो गए। नीचे है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सवैया, पायनीपुर। जब पुस्तक को आप खरीदेंगे तो उसमें देख लेंगे कवित डार द्रुम पलना, कवित फटक सिलानी, आत्मकथ्य, उत्साह अट नहीं रही है, यह दंतुरित मुस्कान, फसल, छाया मत छूना, कन्यादान, संगतकार, संगतकार, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी। न जाने कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी होगी, और जैसे मैंने बोला एक कहानी यह भी, तो आप तुरंत उत्साहित हो गए होंगे कि ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। तो आपने देखा कि क्षितिज नाम की भी 2 पुस्तकें आपको खरीदनी पड़ेंगी, भाग 1 भाग 2, और दोनों के विषय वस्तुओं पर भी हमने बात किया। इसमें भी आपको पूरक पाठ्य पुस्तक पढ़ना है, कृतिका भाग 1 और कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 1 में पढ़ना है इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, तो इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है माता का अंचल, कृतिका भाग 2 में, जार्ज परचम की नाक, साना साना हाथ जोड़े, यही ठैया झुलनी, हिरानी हुरामा, मैं क्यों लिखता हूँ। ये कुछ रचनाएं हैं, आर्टिकल्स हैं, लेख हैं, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मोटे तौर पर आप सभी केंद्रीय विद्यालय टीजीटी के हिंदी पाठ्यक्रम से भली भांति परिचित हो गए होंगे। आपने देखा कि पहले पार्ट में खंड क में पूरा हिंदी व्याकरण लगा हुआ है, खंड ख में अवबोधन और रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में बताया गया है, और खंड ग माना जा सकता है कि इसमें कुछ पाठ्य पुस्तकें हैं जिनको कि आपको खरीद कर पढ़ना पड़ेगा, उनसे परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 50% तो दूसरे भी बोर्ड से अगर आप पढ़े हैं तो वहां से आप इन परीक्षाओं की तैयारी आराम से कर सकते हैं। 50% के लिए आपको यहाँ के टेक्स्ट को खरीदना पड़ेगा, यहाँ की जो बुक है उस बुक को खरीदना पड़ेगा। तो हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में कोशिश की कि आपको पाठ्यक्रम से परिचित कराया जाए, आपको पुस्तकों के बारे में परिचित कराया जाए, आपको बताया जाए कि आपको बहुत हताश नहीं होना है या फिर परेशान नहीं होना है कि हमारी तैयारी इसमें नहीं है। आपने 50% तैयारी इस पाठ्यक्रम की पहले ही पूरी कर चुकी है। दूसरे परीक्षाओं की तैयारी करते समय आपको 50% तैयारी और करनी है, जिसमें कि हम अपना कुछ आपको योगदान दे सकते हैं, कुछ सहयोग कर सकते हैं। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। जो भी बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं और इस चैनल से लगातार जुड़े हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित भी करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।